तय सीमा से एक दिन पहले समाप्त हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। लोकसभा में 18 और राज्यसभा में पारित हुए 17 विधेयक। आपराधिक कानून से जुड़े तीनों विधेयकों पर लगी संसद की मोहर। चंडीगढ़ को आज मिलेगी ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 332 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन। बिहार के लैंड फॉर जॉब मामले में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ईडी करेगी पूछताछ। लालू यादव से 27 दिसंबर को होंगे सवाल जवाब। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमास के खिलाफ जीत तक जारी रहेगी जंग। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। वहीं गजा में संघर्ष विराम पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में फिर होगा मतदान। चेक गणराज्य में आजादी के बाद सबसे घातक हमला। प्राग के चार्ल्स यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध गोलीबारी में 15 की मौत, हमलावर भी ढेर। और खेल की खबरों में चेन्नई में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो, जर्सी, शुभंकर मशाल और थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। 19 जनवरी से 31 जनवरी तक होंगे टूर्नामेंट। और टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका में किया धमाका। 3 मैचों की वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा। संजू सैमसन ने जोड़ा करियर का पहला वनडे शतक। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। संसद के दोनों सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक कल शीतकालीन सत्र की निर्धारित अवधि से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 4 दिसंबर से शुरू हुआ सत्र आज 22 तारीख को समाप्त होना था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन वक्तव्य में कहा कि सदन में 14 बैठकों में 18 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इस दौरान 12 नए विधेयक संसद में पेश भी किए गए। स्पीकर के अनुसार लोकसभा की कार्यवाही 74% कामयाब रही। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सत्र के दौरान सदन ने महत्वपूर्ण कार्य निपटाए। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक पारित किए गए। इनमें जम्मू कश्मीर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और 3 आपराधिक कानून विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा में कल 3 आपराधिक कानून बिल पारित हो गए। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक। लोकसभा इन विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। क्या कुछ अहम बातें हैं इन विधेयकों में, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश में आपराधिक कानूनों को बदलने वाले 3 ऐतिहासिक विधेयकों भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक को संसद से पारित कर दिया गया। विधेयक पर राज्यसभा में गुरुवार को चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का एक हिस्सा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने की संविधान की गारंटी हमारे 140 करोड़ के देश को दी है। इसको भी परिपूर्ति करने का इस तीनों बिल के अंदर प्रयास किया गया है। ये कानूनों की आत्मा मान्यवर भारतीय है और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगी। इसका मुझे बहुत गौरव है मान्यवर। तीनों विधेयकों के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराधों को लेकर आज तक कानून नहीं बनाए गए। भारतीय न्याय संहिता में भी अब 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक अपराध मॉब लिंचिंग का है। हम पर आरोप करते थे
कि आप मॉब लिंचिंग को प्रोटेक्ट करते हो। आपने तो कभी कानून बनाया नहीं, मगर हमने कानून बना दिया। मानव वध से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और इसको कठोरता के साथ हम गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह कानून औपनिवेशिक शासन के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिसे भारतीय न्याय संहिता में जगह नहीं दी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक के प्रावधानों को इस तरह तैयार किया गया है कि आम नागरिकों के लिए अदालती कार्यवाही सुलभ हो और समय पर इंसाफ मिले। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर है। डेमोक्रेसी का जो मूल विचार है, लोकतंत्र का जो विचार है, देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। मान्यवर, इसको इस कानून के माध्यम से हम ला रहे हैं। अपराध के लिए हमने एक नई अवधारणा, नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम इस कानून के माध्यम से। जो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, छोटे से गुनाह के लिए जेल में डालने का जो कंसेप्ट था अंग्रेजों का, गलती होती है मान्यवर। पहली बार कोई गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं किया है फिर भी गुनाह होता है। ऐसे लोगों के लिए जेल में पहुंचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन हम इस कानून के अंदर। ये तीनों विधेयक कानून के लिहाज से एक ऐसे मापदंड बनने जा रहे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद दंड के प्रावधान को न्याय की ओर ले जाने वाले साबित होंगे। इन तीनों विधेयकों के माध्यम से न्याय की प्रक्रिया त्वरित तो होगी ही, लेकिन उसमें यह भी शामिल होगा कि ये आजाद भारत में हमारी न्याय व्यवस्था के लिए नए कोड होंगे। नए कानूनों में इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि अदालती सुनवाई और फैसले के लिए एक अधिकतम सीमा होगी। तीनों विधेयक भारतीय संविधान की मूल भावना को हकीकत में बदलने वाले हैं और यह कानून आने वाले कम से कम 100 सालों तक की जरूरतों पर खड़े उतरेंगे। ऋषि कुमार के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। राज्यसभा में कल दूरसंचार विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसके अलावा लोकसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पद की अवधि विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष की समिति की सिफारिश पर होगी। कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी उम्मीदवारों के नाम देगी। राज्यसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से लाए गए प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 को लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अब केवल 2 महीने के अंदर RNI में पत्र पत्रिका पंजीकरण हो जाएगा। 1867 का ये बिल है और उस समय 1867 में भारत गुलाम था और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि प्रेस को भी कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखें, यहाँ तक कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये पूरा एक सिस्टम था। ये 8 चरण में इसको किया जाता था। मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है, अब 2-3 साल नहीं लगेंगे, केवल 2 महीने के समय के अंदर आपको अपना समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, उसकी अनुमति मिलेगी। आइए बढ़ते हैं अन्य मुख्य खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में आज ये तय हो जाएगा कि राज्य में मंत्रिमंडल कैसा होगा। आज पहली बार कैबिनेट का गठन होगा। 9 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम और दयाल दास बघेल शपथ लेंगे। इसके साथ ही टंकराम वर्मा, OP चौधरी और लखनलाल देवांगन भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े भी शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ में 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल होता है। अभी मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी CM शपथ ले चुके हैं। 9 मंत्री के शपथ के बाद 12 सदस्यों का मंत्रिमंडल हो जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के संत सम्मेलन में शिरकत करेंगे। फिर वे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। गृह मंत्री चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CCET में करोड़ों की परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ कई सेवाओं का शुभारंभ भी करेंगे। तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के संबंध में चेतावनी देते हुए एक सलाह भी जारी की है। इससे पहले राज्य में इस नए विषाणु का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि केरल जैसे कुछ राज्यों में संक्रमण की खबरें आने के बाद तेलंगाना सरकार ने सभी अस्पतालों के लिए चेतावनी जारी की है। अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों की निगरानी करने, उनके परीक्षण करने और उन्हें अलग वार्ड में रखने, साथ ही मास्क पहनने और इलाज की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आयुर्वेद शिक्षा के अपर निदेशक और गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर M राजा राव के अनुसार अस्पताल में नए वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तैयारी उपलब्ध है और चिंता की कोई बात नहीं है। 65 साल से अधिक उम्र वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं, मधुमेह और रक्तचाप के मरीजों, हृदय और किडनी के बीमार मरीजों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में इजरायल का सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना तब तक लड़ती रहेगी जब तक हमास नष्ट नहीं हो जाता। इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास के आतंकियों से बंधकों की रिहाई को अपनी प्राथमिकता बताया। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में स्थित चार्ल्स यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई है। बंदूकधारी भी मारा गया है। हमले के दौरान यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को कमरे में ही रहने के लिए कहा गया। स्टूडेंट्स के अनुसार उन्होंने खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया था। क्रिसमस की छुट्टियों से पहले कल से अकादमिक सेमेस्टर समाप्त होने वाला था। चेक पुलिस का कहना है कि हमलावर यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी का स्टूडेंट था। इस घटना का किसी अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी कार्रवाई से संबंध नहीं है। पुलिस के अनुसार बंदूकधारी की उम्र 24 साल थी और वो प्राग से 21 किलोमीटर दूर गांव का रहने वाला था। घटना से पहले संदिग्ध के पिता का शव दिन में ही बरामद हुआ था। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पावेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि वो इस घटना से सदमे में हैं। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों और संबंधियों के प्रति संवेदना जाहिर की है। 30 साल पहले चेक गणराज्य की आजादी के बाद यह सबसे घातक हमला था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है और कारें तूफान और बढ़े हुए जल स्तर के कारण शहर से निकलने के लिए संघर्ष कर रही हैं। भारी बारिश के कारण ऑक्सनार्ड शहर में अस्थायी रूप से सड़कें बंद हो गई हैं और दक्षिणी कैलिफोर्निया में वेंचुरा काउंटी के दूसरे हिस्सों से लोगों को निकालना पड़ा है। बारिश के कारण सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। और अब खबर बिहार से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को ईडी ने आज पूछताछ के लिए समन भेजा है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी संबंधी धन शोधन मामले की जांच में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। लालू यादव को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत उनके बयान रिकॉर्ड करने के लिए इस महीने की 27 तारीख को जांच एजेंसी के दिल्ली दफ्तर में आने के लिए कहा गया है। इस मामले में ईडी ने इस साल अप्रैल महीने में तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी, लेकिन ईडी ने पहली बार लालू प्रसाद यादव को समन भेजा है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर, मशाल और थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, टोक्यो ओलंपियन फ्रांसर भवानी देवी, स्क्वॉश स्टार जोशना चिनप्पा भी शामिल होंगे। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में होना है, जिसके मुकाबले चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल की आखिरी वनडे सीरीज का अंत जीत के साथ किया है।
भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे को 78 रन से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज को भी 2-1 से अपने नाम करते हुए साल का आखिरी वनडे अपने नाम कर लिया है। इस मैच में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 45 ओवर और 5 गेंदों में 218 रन पर सिमट गई और मैच गंवा दिया। भारत के लिए संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने 108 रन की पारी में 114 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के जड़े। वहीं अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट चटकाए। और अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। इन दिनों देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित कई लोग शामिल हुए। हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर देश भर में कार्य कर रही है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पिछले दिनों रायबरेली के गेगासों में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा करीब 5 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से कराए जा रहे हर घर जल योजना का पूजन कर विधिवत कार्य का शुभारंभ किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल भी हुए। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब प्राप्त करे। देश के सभी गांव में और गरीब तक कैसे हम लोग पहुँचें। सरकार संगठन यानी लाभ जिन लोगों को मिल चुका है और जिनको लाभ नहीं मिला है उसको भी लाभ से वंचित न रहे, इसलिए उसके दरवाजे तक लोग पहुंचकर उसकी कार्ड उसकी योजनाओं का लाभ जो सरकार को प्राप्त करे। इसलिए हम लोग इस गांव में रायबरेली के इस छोटे से गांव में हम लोग आए हैं आज यहाँ। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्यमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों से संवाद किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुझे भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के जो किस्त आ रही, मुझे साल में 3 किस्तें मिलती हैं। अब तक कुल 15 किस्तें मिल चुकी हैं। लगभग 30,000 रुपये मुझे प्राप्त हो चुका है, जिससे खेती किसानी में मुझे पूरी सुविधा मिलती है। उज्ज्वला गैस सिलेंडर का लाभ मिला है, जिससे अब हमें खाना बनाने में आसानी होगी। पहले हमारे यहाँ चूल्हे में खाना बनता था, जिससे हमारे स्कूल के टाइम पे खाना भी नहीं बन पाता था, और अब अगर गैस मिल गई है तो हमें टाइम से खाना भी मिलेगा। और सरकार की जो भी योजना है वो हमारे घर तक पहुँच रही है, जैसे हमें राशन भी मिलता है और अब गैस भी मिल गई है। टाइम से खाना बना पाएंगे, अपने बच्चों को खिला पाएंगे, स्कूल भेज पाएंगे टाइम से। हमारा कॉलोनी मिल गई है वहीं, और गैस भी मिल गई है, बिजली को वह भी मिल गया है वहीं, राशन मिल रही है वहीं बढ़िया से नहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है, जिसके लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रही है। देश भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें कई बीमारियां हैं जिसमें लाखों खर्च हो जाता है, वे सहन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार की आयुष्मान कार्ड काफी फायदेमंद साबित हो रही है। ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के गांव दस्तोई निवासी रहीसुद्दीन हैं, जो लोगों के बाल काटकर अपने परिवार का पालन करते हैं। रहीसुद्दीन ने बताया कि वे मजदूर हैं और जैसे तैसे अपने परिवार का पालन करते हैं। रहीसुद्दीन गुर्दे के दर्द से काफी परेशान थे, क्योंकि उनके गुर्दे में पथरी थी। काफी दवा ली, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी, जिसके लिए करीब 20,000 रुपए की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास इतने रुपए नहीं थे। रहीसुद्दीन ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में उनका नाम आया और आयुष्मान कार्ड बना,
जिसके बाद उनका आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क ऑपरेशन हुआ और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मेरे पेट में पथरी थी जिससे मैं बड़ा पीड़ित था और इसके उपचार के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था और मैं डॉक्टरों के पास कितनी बार गया मगर पैसा न होने के कारण मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया। फिर मुझे पता चला कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा मुफ्त इलाज किया जा सकता है, इसलिए मैंने फिर आयुष्मान कार्ड की सहायता से अपना ऑपरेशन कराया। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सेवा मिलने से रहीसुद्दीन के परिवार के लोग भी काफी खुश नजर आए। मेरे पापा पहले बहुत बीमार रहा करते थे, हमारे पास पैसों की बहुत कमी थी, इसलिए पापा को आयुष्मान कार्ड से की सुविधा मिली, उससे पापा को ऑपरेशन हुआ। उनके पथरी थी, उनको बहुत समस्या हुई थी, उनके फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उन्हें जब से सुकून नहीं आता अपना काम भी करते हैं। उससे पहले कोई नहीं देखता था, ये आयुष्मान कार्ड से ही ऑपरेशन हुआ था, जब से ठीक है। केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर व्यक्ति को केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की गारंटी भारत को विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शंकराचार्य चौक, जहां पर काशी विश्वनाथ के दर्शन के पश्चात तीसरा समूह गोदावरी पहुंचा, जहां काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने हर सदस्य का अंग वस्त्रम के साथ स्वागत किया। समूह के सदस्य दर्शन और यात्रा से अभिभूत हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तीसरा समूह गोदावरी के नाम से, इसके सदस्य सभी प्रोफेशनल्स हैं, बाबा के दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद चूंकि काशी आना इनकी जीवन की एक उपलब्धि में है, एक सोच में है, तो जो आ गए हैं बाबा के दर्शन कर लिए हैं और शंकराचार्य चौक पर हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप इस गोदावरी के पार्ट हैं, बाबा के दर्शन किया, काशी तमिल संगमम के पार्ट बनने के बाद बाबा के दर्शन करने और भव्य काशी विश्वनाथ धाम देखकर आपको कैसा मिला? हर हर महादेव, पहले सबको प्रणाम है। हम लोग तमिलनाडु से आए हैं, हम लोग बहुत उत्सुक है, बहुत खुश हुआ इधर से। ये सबका क्रेडिट तो मोदी जी को जाता है। हम लोग इतना उत्सुक है, वो हम दूसरा स्टेट से इस स्टेट को आया है, इधर का भाषा, इसका कल्चर क्या है, सब सीखने के लिए हम लोग को देख के बहुत बहुत संतुष्ट है। सब लोग बहुत संतुष्ट है। हम तो प्रधानमंत्री से ये विनम्रता कर रहा हूँ, सबको ये मिलना है, ऐसा मौका मिलना, सभी लोगों को ये करना है। प्रणाम। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और लोगों को भी ऐसा मौका मिले। आप क्या कहेंगे? Sir, I am coming from Chennai, sir. This is the first time I had this temple visit. So this is I am very much proud for this moment. And one more thing, very thanks to Modi ji. Those who are all interested in the Shiva temple, they are very much happy to attending this function, and we are proud of this. ओम नमः शिवाय सर, बहुत खुशी हुआ सर वो विश्वनाथ दर्शन के लिए और उनको सिर में जल डालने के लिए बहुत खुशी हुआ सर। और प्रधानमंत्री और सारा लोगों हमारा स्वागत करना और सारा लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आप यंग हैं और आपको यहाँ पे आने का मौका मिला। को हम सबको बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ और ये अद्भुत विषय है कि हम इतनी दूर से चलकर, रेलगाड़ी में चलकर यहाँ काशी में दर्शन करने का ये मौका हम कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे इसको। हम इस दौरान प्रधानमंत्री जी को और शिक्षा मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये युवा हैं तमिलनाडु के, दर्शन किया यहाँ पर और इनकी सोच देखिए, जो सोच भारत सरकार की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की, उसी की बात यह युवा कर रहा है कि यहाँ आने पर यह पता चल रहा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक ही है, काशी विश्वनाथ धाम में। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, काशी विश्वनाथ धाम, शंकराचार्य चौक, वाराणसी। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। देश के प्रतिभाशाली गणितज्ञ
श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए 2012 में भारत सरकार द्वारा 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया था। आप इस रिपोर्ट को देखिए। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे और कृतिका के साथ। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत में गणित का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। गणितज्ञों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। भारतीय गणित अपनी अनोखी खोज के लिए जाना जाता है, जिसमें दशमलव संख्या प्रणाली, शून्य और नकारात्मक संख्याओं की अवधारणा, साथ ही अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति में प्रगति शामिल है। इसलिए 22 दिसंबर को भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर को 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ। रामानुजन का अभूतपूर्व कार्य दुनिया भर के गणितज्ञों को हमेशा प्रेरित करता रहा है। अत्यधिक गरीबी से उबरने के बावजूद रामानुजन स्वतंत्र रूप से 3900 परिणाम संकलित करके सभी समय के सबसे प्रभावशाली गणितज्ञों में से एक बन गए हैं। उनके प्रमुख योगदान में पाई के लिए अनंत श्रृंखला, गेम थियरी और रामानुजन संख्या शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।